जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का GZP GK GS रिसर्च यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आज जो पिछली वीडियो में पढ़े थे बस वहीं से हम शुरुआत करेंगे, लेकिन कुछ अभी भी छूट गया है जिसको मैं वहीं से बिल्कुल शुरुआत करूंगा। देखिए, चंद्रमा के बारे में हम पूरा जैसे पढ़ चुके थे, लेकिन पूरा नहीं पढ़ चुके हैं। उसमें कुछ बाकी रह गया है जिसको मतलब कि मैं अब भी बता दूंगा, आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, हम पढ़ते हैं कि चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की कलाएं, इसमें क्या होता है कि चंद्रमा इसका इसका महीना होता है 29 दिन का, या 28 दिन भी मानते हैं, 29 दिन भी मानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किस समय इसका मतलब कि ये कब प्रकाशित रहता है, कब अप्रकाशित रहता है, उसी को मैं समझाना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए, ये मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है, इसको मैं थोड़ा सा रेड कलर से ले लेता हूँ। सूर्य को अब देखिए, ये पृथ्वी अब एक दीर्घपथ दीर्घ वृत्ताकार पथ है। अब इस पे चंद्रमा है। चंद्रमा को मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ पहले। ये पूरा टोटल मैंने बता दिया है कि 29 दिन या 28 दिन का होता है चंद्रमास। अब इसमें देखिए, जब यहाँ से प्रकाश आता है, चंद्रमा स्वयं के प्रकाश से तो प्रकाशित होता नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, ना पृथ्वी का प्रकाश है। यानी जितने भी ग्रह या उपग्रह हैं उनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के से ही प्रकाशित होते हैं, या सूर्य की प्रकाश उस पर पड़ती है, उसके बाद वो पृथ्वी पे रिफ्लेक्ट होती है। तो अब देखिए, यहाँ सूर्य से चंद्रमा पर प्रकाश आने में 1.3 सेकेंड का टाइम लगता है, न कि इसको 1.5 सेकेंड मत समझिएगा। एक मतलब कि प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब जो चंद्रमा है, चंद्रमा से पृथ्वी पर सूर्य नहीं, चंद्रमा से पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है उसको 1.5 सेकेंड लगते हैं। 1.5 सेकेंड नहीं, 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड। इसको कभी कभी 1.5 मिनट पढ़ लिया जाता है गलती से। देखिए, प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और चंद्रमा से या पृथ्वी के बीच की दूरी है 3,84,300 400 किलोमीटर। अब 3 लाख तो 1 सेकेंड में तय कर लेता है, और जो 84,400 किलोमीटर है उसको तय करने में मात्र 0.3 सेकेंड लगते हैं प्रकाश को। तो इसीलिए चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आने में 1.3 सेकेंड का टाइम लगता है। इसके बाद देखिए, जब सूर्य से चंद्रमा पर प्रकाश पड़ता है, तो मैं इसको ब्लैक ले लेता हूँ। तो ये वाला सामने वाला भाग तो हमेशा प्रकाशित रहेगा, लेकिन पीछे वाला भाग प्रकाशित नहीं रहेगा। अब देखिए, इधर भी क्या होगा कि, और ये भी बात है कि पृथ्वी से चंद्रमा को देखने पर मात्र इसका 59% ही भाग प्रकाशित रहता है, 41% भाग अप्रकाशित अंधकारमय रहता है। अब देखिए, फिर यहाँ से जब यहाँ प्रकाश आता है, मैं तो इसका ये वाला भाग हमेशा ब्लैक रहेगा, अंधकारमय रहेगा।
इसका आप देखिए यहाँ से ये वाला भाग अंधकार में रहेगा, ये वाला भाग अंधकार में रहेगा। अब यहाँ से ये वाला भाग अब यहाँ से देखिए इसका कला को देखिए, ये वाला भाग यहाँ इतना, नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया। हाँ, ये इतना भाग अंधकार मतलब अंधेरा, इतना अंधेरा रहेगा। इसके बाद यहाँ से इतना भाग अंधेरा रहेगा। अब कोई व्यक्ति यहाँ पे है, दिखाई नहीं दे रहा है, चलो मैं इसको दूसरा कलर ले लेता हूँ। अब पृथ्वी पर है तो देखिए क्या होता है कि उसको यहाँ से नहीं, सूर्य से प्रकाश इस सफ़ेद वाले भाग में, इस वाले भाग में तो पड़ता है, लेकिन पृथ्वी से देखने पर सिर्फ हमें इसका जो अंधेरा वाला भाग है, ये अंधेरा वाला ही भाग दिखाई देता है। इसकी वजह से यहाँ पे पूर्णिमा कहलाती है। नहीं, पूर्णिमा नहीं, अमावस्या। अमावस्या कहलाती है। अब फिर इसके बाद थोड़ा सा ये जब चंद्रमा आगे बढ़ता है तो फिर यहीं से देखने पे ये वाला जो अंधेरा वाला भाग है वो कम मतलब कि दिखाई देता है, ऊपर वाला भाग कम दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये थोड़ी थोड़ी चंद्रमा प्रकाशित होता है। ये वाला भाग थोड़ा थोड़ा यहाँ से प्रकाश दिखना शुरू हो जाता है, फिर यहाँ आते आते आधा भाग हो जाता है, यहाँ आते आते आधा भाग। अब देखिए यहाँ से आप जब देखेंगे तो पूरा का पूरा जो इसका प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, इस पे अब सूर्य का प्रकाश यहाँ पूरा का पूरा पड़ता है। अब जिसकी वजह से ये हमें फुल मून मतलब कि पूरा अजोरिया दिखाई देता है, पूरा प्रकाशित चंद्रमा दिखाई देता है। तो इस दिन को हम यहाँ पूर्णिमा कहते हैं या इसी को फुल मून कहते हैं। इसको कहते हैं यहाँ जब चंद्रमा की शुरुआत होती है तो इसको बोलते हैं न्यू मून। इसके बाद फिर ऐसे ही आगे अपनी गति को आगे बढ़ाता है तो फिर इसका क्या होता है, आधा भाग प्रकाशित आधा भाग अंधकार में। फिर आधा हम देखते हैं कि जैसे चंद्रमा आधा प्रकाशित दिखाई देता है, मतलब कि उसका आधा भाग ऐसा रहता है कि वो इसी आकार में शेप में रहता है ना, कि इतना बस प्रकाशित दिखाई देगा, इतना भाग इसका पूरा इतना काला दिखाई देगा। उसी चीज़ को मैं समझाना चाह रहा हूँ। आप थोड़ा सा अपने दिमाग में इमेज मतलब कि इमेज बनाते रहिए, तभी जाके समझ में आएगा, अन्यथा ऐसे समझाऊंगा नहीं समझ में आएगा। आप सोचिए कि जो ये सफ़ेद भाग दिखाई दे रहा है ये चमकीला भाग है, मतलब प्रकाशित भाग है। ये वाला भाग अंधकार में है, तो ऐसे ही फिर आगे जाता है। यहाँ से हम देखते हैं थोड़ा सा बस चंद्रमा प्रकाशित दिखाई देता है, फिर आगे जाता है, यहाँ से फिर आगे बढ़ता है तो पता चलता है, यहाँ से हम देखते हैं इसका थोड़ा सा मात्र भाग दिखाई देता है, बिल्कुल ऐसे इसका आकार ऐसे बन जाता है, सिर्फ हाशिए के आकार के साइड का। इसके बाद जैसे ही फिर अमावस्या आती है तो यहाँ से फिर हम देखते हैं यहाँ से यहाँ, तो पता चलता है कि हमें उसका जो पिछला हिस्सा है जो अंधकार वाला है वो दिखाई देता है। तो हम इसको समझ लेते हैं कि नहीं, अमावस्या का दिन है और इस पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है, प्रकाश पड़ता है लेकिन उसके पीछे वाले भाग में पड़ता है जो हमें नहीं दिखाई देता, पृथ्वी पर से नहीं दिखाई देता। इसका कॉन्सेप्ट यही था। बाकी मैं यहाँ फिर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बता देता हूँ। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के
देखिए क्या है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इसका हमारे मतलब कि किस विद्वान ने इसका वर्णन किया है, तो लगभग लगभग सभी ने किया है, लेकिन एक पुस्तक है पंच सिद्धांत। ये किसकी पुस्तक है? वराहमिहिर। इसमें इन्होंने बताया है, मैं इसको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बताएंगे तो उस समय बताऊंगा कि इनका, जैसे कि पंच सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि एक ही माह में, अगर एक माह में चंद्र ग्रहण और प्लस सूर्य ग्रहण होता है तो वो अनर्थकारी है, वह अनर्थकारी है, यानी कि इससे नहीं, इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, फिर मैं इसको आगे बनाता हूँ, फिर समझा दूंगा कि क्यों अनर्थकारी है। फिर इसी पुस्तक में एक और बात लिखी थी कि सूर्य ग्रहण के समय नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। मतलब कि आप अगर सूर्य ग्रहण देख रहे हैं तो चश्मा लगा लीजिए या और कोई इक्विपमेंट लगा लीजिए जिससे कि आँख का बचाव हो सके। तो वो इसी पुस्तक में कहा गया है। से अब यहाँ देखिए क्या है कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये बार बार एक सिद्ध में आ जाते हैं। एक महीने में ये हमेशा एक ही सिद्ध में आ जाएंगे। आप देख रहे हैं, एक ही सिद्ध में आ जाएंगे। तो ऐसा है कि जो पृथ्वी और चंद्रमा है, इसके तल में 5 डिग्री का अंतर है, तो सिद्ध में तो आ जाते हैं। इस घटना को सिज भी कहा जाता है। अब समझिए कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी हमेशा एक सिद्ध में आ जाते हैं, एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, लेकिन आते हैं फिर भी कभी कभी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं लगता है, ग्रहण नहीं लगता। तो इसका सबसे मेन कारण ये है कि चंद्रमा और पृथ्वी जब, मान लीजिए कि मैं इसको बढ़िया पेज ले लेता हूँ, देखिए ये रहा सूर्य, ये रही पृथ्वी, ये रहा चंद्रमा। अब देखिए क्या होता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये एक्यूरेट इसका इनका पथ है। इसी पे ये लोग घूर्णन भी करते हैं, परिक्रमण भी करते हैं, इन्हीं आधार पे। तो मैं जो समझाना चाह रहा था कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में ऐसे आ जाते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण कभी नहीं लगता और कभी कभी लग जाता है। तो सूर्य ग्रहण लगता कब है या चंद्र ग्रहण लगता कब है, और इस स्थिति को कहते हैं जब तीनों सिद्ध में आ जाते हैं, इसको सिज भी कहा जाता है। अब चंद्रमा जो है, इसके दीर्घवृत्ताकार पथ में और पृथ्वी में 5 डिग्री का अंतर है। कहने का मतलब ये है कि एक सीधी लाइन है, तो इस पे चंद्रमा है तल में, इसका जो वृत्ताकार पथ है, इसका तल और फिर पृथ्वी का तल, और पृथ्वी का तल ये रहा। समझ लें कि इस पे 5 डिग्री का अंतर है, तल है। तो यहाँ 5 डिग्री का अंतर होने की वजह से ये एक सिद्ध में आते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं लगता। और जब यही अंतर खत्म हो जाता है, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि नहीं, दोनों बिल्कुल एक सिद्ध में आ जाते हैं,
तो जब ये एक ही तल में आ जाएंगे, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक ही तल में आ जाएंगे तो फिर या चंद्र ग्रहण लग जाएगा या सूर्य ग्रहण लग जाएगा। अब देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। पहले मैं सूर्य ग्रहण बता देता हूँ। ये रहा सूर्य, ये रहा चंद्रमा, ये रही पृथ्वी। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो यहाँ से जो व्यक्ति है तो क्या होता है कि अब यहाँ से जब सूर्य को देखता है तो डायरेक्ट नहीं देख पाता है, बीच में क्या होता है कि चंद्रमा आ जाता है, इसी कारण से इसका पूरा प्रकाश को ढक लेता है, तो इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब इसके बाद से जब पूरा अगर ढक लेता है तो उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण, अगर चंद्रमा सूर्य को पूरा ढक लेता है तो उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण। और जब आधा ढकता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि इतने ही ढका रह जाता है 30 मिनट तक, 20 मिनट तक, 10 मिनट तक, इसके बाद फिर निकल जाता है, अपनी कक्षाओं में आगे बढ़ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण। इसके बाद जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, उसमें क्या होता है कि पूरा ढक लेने के बाद, पूरा ढकने के बाद क्या होता है कि सबसे बाहरी भाग थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, ब्राह्मीर जो हैं, ब्राह्मीर ये बताते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। ये कोरोना की बात करते हैं। कोरोना के समय ऐसा होता है कि हानिकारक किरणें निकलती हैं जो हमारे आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, हानि पहुंचा सकती है, जिसके कारण से हमें उन किरणों से बचना चाहिए और सूर्य ग्रहण को देखने से भी थोड़ा बचना चाहिए, इसी बात को ये कहते हैं। बाकी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो हमें पृथ्वी से सूर्य को देखने में बाधा उत्पन्न होती है। इसके बीच में क्या है कि चंद्रमा आ जाता है तो इसका सूर्य का प्रकाश या सूर्य हमें नहीं दिखाई देता है, इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। आप चंद्र ग्रहण समझ लीजिए। देखिए, जो ये घटना होती है ये अमावस्या के समय होती है। अमावस्या मतलब अंधेरी रात के समय। समय जब चंद्रमा का पिछला हिस्सा यानी कि अंधकार, चंद्रमा का अंधकार मय हिस्सा हमें रात को दिखाई देता है। ये इसका क्या है कि शर्त है, कंडीशन है, ये होना तय है इतना। इसके बाद चंद्र ग्रहण। ये सूर्य तो सूर्य रहेगा। अब देखिए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो जो सूर्य से प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता, नहीं पहुंचता है, क्योंकि पृथ्वी बीच में आ जाती है जो बाधा उत्पन्न करती है, जिसके इसी को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं।
यानी कि इसमें भी पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। फिर से जब आंशिक भाग तक ही अगर पृथ्वी का वो ढक के रखती है तो उसको आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे था कि अमावस्या के समय, यहाँ पे पूर्णिमा के समय। अगर अमावस्या के समय होगा तो इस पे पता चलता है कि प्रकाश तो पड़ता है नहीं, उसका अंधेरा रहता ही रहता है। हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ चंद्र ग्रहण लगा है कि नहीं। लेकिन जब इसका प्रकाश ही बाधित हो जाता है तो हमें पता चलता है कि हाँ चंद्र ग्रहण लगा हुआ है या लगेगा। तो ये पूर्णिमा के समय होगा, या अजोरिया रात बोल दो साधारण भाषा में। अजोरिया रात। मैं इसको फिर थोड़ा सा इस पे समझा देता हूँ। देखिए सूर्य है, ये सूर्य है, चंद्रमा है और पृथ्वी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता, इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। ये हुआ सूर्य ग्रहण। आपको समझ में आया कि सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन अब यही जो है चंद्रमा आगे बढ़ के यहाँ आ जाता है, अब तीनों एक ही तल पे आ जाते हैं। तो अब देखिए क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश अब चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाता, यानी कि बीच में ये पृथ्वी आ जाती है, इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। अब मेरे को नहीं लगता कि किसी भी दोस्त को या जो भी लड़के देख रहे हैं वो वीडियो समझ में ना आया हो। मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास किया हूँ, इसका जो तल है उसको समझा दिया, इसका जो 3D डायमेंशन बनता है उसको समझा दिया, इसके बाद सूर्य ग्रहण भी बढ़िया समझा दिया। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं ऐसे व्यक्तिगत भी बता सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य ग्रहण बता दिया, चंद्र ग्रहण बता दिया। अब इसी में देखिए क्या होता है कि अब सूर्य अब पृथ्वी, मैंने यहाँ बताया कि जब चंद्रमा पूर्ण रूप से सूर्य को ढक लेता है तो एक कोरोना बनता है, जो जिससे खतरनाक किरणें निकलती हैं जो आँख के लिए नुकसानदायक है। तो ऐसे ही तो यहाँ भी होता होगा। यहाँ जब पृथ्वी पूरे चंद्रमा को ढक लेती है, यानी कि सूर्य से प्रकाश जो चंद्रमा पे जा रहा था वो नहीं जा पाता है, तो ये चंद्रमा क्या होता है, ये भी लाल दिखाई देने लगता है। इसका ये वाला भाग लाल दिखाई देने लगता है, इसको हम बोलते हैं ब्लड मून। हाँ, ब्लड मून बोलते हैं। अब देखिए इसमें भी कुछ चंद्रमा की कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसको क्या क्या बोलते हैं, मैं यहाँ एक पेज पे बढ़िया समझा देता हूँ। पहले होता है न्यू मून। न्यू मून का मतलब ये होता है कि जब अमावस्या, आमा यहीं से लिखूंगा तो ठीक है, जो अमावस्या यानी कि अंधेरी रात से शुरुआत होती है, जब शुरुआत होती है ना उसी को न्यू मून कहते हैं। इसके बाद फुल मून। फुल मून पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जो पड़ता है वो पृथ्वी पर देखने पे ऐसा लगता है कि नहीं, चंद्रमा का पूरा चंद्रमा प्रकाशित हो उठा है या बहुत सुंदर दिखाई देता है, तो उसी को फुल मून कहते हैं। इसके बाद फिर आता है सुपर मून।
सुपर मून में ऐसा होता है कि ये रही पृथ्वी, ये रहा चंद्रमा। जो चंद्रमा अब पृथ्वी की न्यूनतम दूरी हो जाती है, न्यूनतम दूरी हो जाती है, तो 30% प्रकाशित हो जाता है और 14% नज़दीक आ जाता है। तो ये इसी को हम सुपर मून बोलते हैं। और उस स्थिति को हम बोलते हैं उपभू। उपभू की स्थिति में, उपभू का मतलब पेरिजी, पेरिजी, पेरिजी का मतलब पास। अपोजी, अपोजी मतलब कि अपभू, अपभू, अ से अप, अप, पी से पास। तो इससे हम याद रखेंगे कि उपभू में बिल्कुल सुपर मून बनता है। यहाँ ज्वारी बल भी अधिक लगने लगता है। जो जब ज्वार भाटा पढ़ाएंगे उस समय हम बता देंगे क्या है इसका। तो आप सुपर मून समझ गए होंगे कि चंद्रमा व पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी, इसके बाद मैंने ब्लड मून बता दिया। ब्लड मून मैंने बताया कि ये वाला कंडीशन ब्लड मून है। इसके बाद एक आता है ब्लू मून। ब्लू मून का मतलब ये है कि क्या होता है कि एक माह में, अगर एक माह में 2 पूर्णिमा लग जाए। एक ऐसा होता है कि एक महीना जो है, मान लीजिए कि 30 दिन का हमारा बनता है, तो पता चलता है कि एक दिन एक ही तारीख को पूर्णिमा लग गई। आज जब एक 28 तारीख को पूर्णिमा लग जाए या 29 तारीख को पूर्णिमा होती है, उसी को बोला जाता है ब्लू मून। एक माह में 2 पूर्णिमा हो तथा दूसरी पूर्णिमा को, जो 28 तारीख या 29 तारीख को जो पूर्णिमा लग रही है, उसी को ब्लू मून कहा जाएगा। बाकी मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा का पूरा। इसके बाद से हम फिर थोड़ा सा सूर्य के बारे में पढ़ लेते हैं। सूर्य और पृथ्वी का जो कला है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, हम सूर्य को लाल से बनाएंगे। ये रहा सूर्य। पृथ्वी, 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 पृथ्वी। अब देखिए, थोड़ा सा पृथ्वी को मैं और बड़ा बना देता हूँ ऐसे समझने के लिए। पृथ्वी को 2 भाग में बांटिए। इसको बोलते हैं विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा। इससे 23 अंश ऊपर, 23.5 अंश, इसको बोलते हैं, ये 0 डिग्री पे है, ये 23.5 डिग्री पे है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और वही फिर 23.5 डिग्री नीचे, इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। बाकी इधर फिर 66.5 डिग्री पे आएगा, उसको मैं बाद में बताऊंगा। थोड़ा सा वो वाला विषय अभी नहीं है, 66.5 डिग्री वाला। फिर यहाँ पे बिंदु आएगा, यहाँ पे देखिए, जो ये रेखा है ये काल्पनिक है, सिर्फ
मतलब कि किताबों, कंप्यूटरों, लैपटॉप, टैबलेट, जीपीएस, इसी पे सिर्फ ये प्रदर्शित है। पृथ्वी की जो सतह है जहाँ पे हम रह रहे हैं, एक गांव, घर, या आप लोग सोचेंगे कि वहाँ पे ऐसे खींचा हुआ है, नहीं खींचा हुआ है, सिर्फ ये किताबों पे खींचा गया है ताकि समझ में आ जाए। पृथ्वी और चंद्रमा नहीं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो भी कंडीशन या जो भी ऋतु परिवर्तन या जो भी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, उसको समझने में ये बिल्कुल एक्यूरेट बैठता है। तो इसी वजह से हम इसको समझते हैं। अब देखिए, हम फिर पिछले ग्राफ पे आ जाते हैं। तो अब ये क्या है, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी पे ऐसे 3 रेखा बनी हुई है। एक है कर्क रेखा ऊपर वाली रेखा, मकर नहीं, भूमध्य रेखा, रेखा, इसके बाद नीचे मकर रेखा। अब यहाँ से प्रकाश जो पड़ता है, अब एक सिंगल प्रकाश के हिसाब से हम देखेंगे। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि इसको सही बना लेना चाहिए, तो जाके सही हम समझा पाएंगे। अब देखिए, मैंने बता दिया कि ऊपर वाली कर्क रेखा, बीच वाली भूमध्य रेखा, नीचे वाली मकर रेखा। वैसे यहाँ पे भी इस वाले में, वैसे इसमें, वैसे इसमें। अब ये वाली इसमें क्या है कि ऊपर कर्क रेखा, बीच में भूमध्य रेखा, नीचे मकर रेखा। यहाँ भी ऊपर कर्क रेखा, बीच में भूमध्य रेखा, नीचे मकर रेखा। वैसे ही यहाँ पे भी। तो अब समझिए कि जो यहाँ से प्रकाश आता है, तो पहले बीच वाली पे पड़ता है। गड़बड़। इसके बाद फिर हम सूर्य से नज़दीक जो है उस वाली रेखा पे पड़ेगा, यानी कि इस वाली रेखा पे, फिर बीच वाली रेखा पे पड़ेगा, फिर इसके बाद नज़दीक वाली रेखा इस पे पड़ेगा। ये सूर्य का प्रकाश है। ये जो लाइन खींच खींच के जा रही है, ये सूर्य का प्रकाश है। बिल्कुल बेसिक से समझाना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये पृथ्वी है। इसको मैंने पृथ्वी लिखा ही नहीं। इसकी कलाएं क्या है। अब ये पूरे के पूरे कितने माह में ये पूरी प्रक्रिया होती है, तो 12 माह में या 1 वर्ष। 1 वर्ष में सूर्य का प्रकाश पहले क्या होता है, 21 मार्च को 21 मार्च को विषुवत रेखा पे होता है। इसके बाद 21 जून को ये कर्क रेखा पे आ जाता है। फिर इसके 3 महीने बाद, आप इसमें तीनों में जोड़ेंगे, वही 89 डे का, नहीं, हाँ 90 दिन या 91 दिन, ऐसे ही 91 दिन, 91 दिन पे क्या होता है कि इसकी कंडीशन ये रेखाओं में बदलने लगती है। तो फिर ये 23 सितंबर को यहाँ वाली कंडीशन, 23 सितंबर को फिर ये भूमध्य रेखा पे आ जाता है। ये भूमध्य रेखा पे आ जाता है। फिर इसके बाद अगला जो है वो 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को क्या होता है कि ये मकर रेखा पे आ जाता है। अब हम लोग रहते हैं, तो अब मैं बेसिक से थोड़ा सा और समझाऊंगा। इसके बाद देखिए, अब रही ये पृथ्वी।
इसको दो भाग में बांटा गया। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। कहते हैं। अब ऊपर वाले भाग में अब विश्व का मैप पढ़ाएंगे तब हम दिखाएंगे कि हमारा मतलब भारत कहाँ स्थित है। लेकिन बस समझ लीजिए कि हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं इस समय। तो क्या होता है कि अब यहीं फिर मैं बता देता हूँ, यहाँ रही कौन, कर्क रेखा, यहीं ये मकर रेखा। इन रेखाओं को, ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा, यहाँ रहा सूर्य। जो सूर्य का प्रकाश है पहले इस बीच में पड़ता है, फिर इसके बाद ऊपर जाके यहाँ से क्या होता है कि पृथ्वी थोड़ी सी अपनी जो टिल्ट है, टिल्ट मतलब झुकाव इसमें है 23.5 अंश का, तो इसकी वजह से ये जब अपने पथ पे ऐसे घूमती है, ऐसे घूमते जाती है, तो इसके कला में परिवर्तन होता है। तो क्या होता है कि फिर सूर्य का प्रकाश फिर इस पे जाता है, फिर दोबारा इस भूमध्य रेखा पे आता है, फिर मकर रेखा पे आता है, इसके बाद फिर भूमध्य रेखा पे जाएगा। यानी कि लगातार ऐसे इसका कंडीशन रहता है। उसी बात को मैंने यहाँ समझाया कि पहले भूमध्य रेखा पे, इसके बाद फिर कर्क रेखा पे, फिर भूमध्य रेखा पे, फिर इसके बाद मकर रेखा पे पहुँचता है। ये मैंने बता दिया। अब देखिए हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो मैं इसका मैप दिखा देता हूँ जो किताबों में दे रखा है। इसको मैं मैप को यहाँ से निकालता हूँ। अब देखिए मैंने यही चीज़ वहाँ समझा रहा था कि ये सूर्य है, ये सूर्य है। सूर्य क्या होता है कि जब 21 जून को यहाँ वाला मैप जो है, यहाँ वाला मैप इस वाले मैप में थोड़ा सा अंतर है। अंतर होने का सबसे मेन कारण है ये जो डेट है ना, ये डेट है। मैंने देखिए आप जिसकी ये पथ है, अब इस पथ पे कोई यहाँ पृथ्वी को दर्शा के या कोई डेट मान के स्टार्ट कर रहा है, कोई यहाँ से डेट मान के स्टार्ट किया है, तो हम यहाँ से कर दिए हैं और ये किताब में जो दे रखा है यहाँ से, बस समझाने के लिए। तो अब सूर्य है। अब देखिए 21 जून को दक्षिणी को अब हमारे यहाँ इस समय 21 जून कल बीता हुआ, कल के दिन 21 जून था। तो इस कंडीशन को उत्तर अयनांत बोलते हैं। इस समय भयंकर गर्मी होगी। इसके बाद फिर आएगा 23 सितंबर, उसको बोलते हैं बसंत ऋतु। अब उस कंडीशन में सूर्य का जो प्रकाश है विषुवत रेखा पे पड़ेगा। इसके बाद से फिर अगला जो दक्षिणी अयनांत आएगा, वो उस समय जो सूर्य है वो मकर रेखा पर होगा। मकर रेखा पे तो हमारे यहाँ क्या होगा, तो हमारे यहाँ ठंडी पड़ेगी, भयंकर वाली ठंडी। दिसंबर और जनवरी को आप जानते ही हैं, जनवरी और दिसंबर में कितनी ठंडी पड़ती है, ठंडी अधिक। अब इसके बाद 21 मार्च तो वही है, फिर बसंत ऋतु आ जाएगा। इस समय ठंडी गर्मी दोनों बराबर रहेगी, दोनों बराबर। ये रहा इसका, मैंने पूरा बताने का प्रयास किया है कि चंद्रमा या सूर्य कैसे उकरता है। अब देखिए यहाँ से जो सूर्य का प्रकाश है, पहले यहाँ से पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर ऐसे उठ के इस पे आएगा, फिर यहाँ से फिर रिटर्न होगा तो फिर इस पर आएगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा तो मकर रेखा पे आएगा, फिर वापस होगा तो
कर्क रेखा पे नहीं, भूमध्य रेखा पे जाएगा। मैंने पूरा प्रयास किया कि आप लोगों को समझ में आ जाए। बाकी फिर हम कल इसके आगे से पढ़ेंगे। कल वाली वीडियो में फिर हम जो भी होगा इसके आगे मैं पढ़ाऊँगा, फिर समझाने का प्रयास करूँगा। आप लोग पढ़िए, एंजॉय कीजिए। बाकी थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। जो भी कोई अगर किसी प्रकार की समस्या है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट भी करिए। थैंक यू।